अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर देंगे। वैसे तो हल्का फुल्का उसका आया अखबारों में जिक्र, लेकिन उसका असल बैकग्राउंड क्या है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, वहाँ पर ही इन साजिशों का जो जहाँ पर हो रही थी वहाँ से एक अहम अफसर की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई है। और ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट मूव है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिशों में ये एक बहुत ही बड़ी मूव हुई है, हम आपको इस पर बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह शौकत तरीन साहब अपने क्रोनीज को नवाज रहे हैं वजारत ख़जाना में, जो उनके दोस्त हैं, कई दहाइयों पुराने दोस्त हैं, अब वो उनको अकोमोडेट कर रहे हैं मुल्की मईशत ठीक करने के नाम पर। उस पर भी आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज हामिद मीर साहब को ऑफेयर हुए 2 माह हो गए हैं। क्यों वो ऑफेयर है और क्या उनके वापस आने का कोई इम्कान है, इस पर हम आपको बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हामिद मीर साहब से। अनफॉर्चुनेटली ही मैं कहूँगा कि मेरी वजह से ये हुआ कि मेरे पर एक हमला हुआ था, आपको सबको पता है। उसकी एफआईआर भी कटी, जिसमें बस सो गए सब। 25 तारीख को भी 2 माह उसको हमले को हो गए हैं। ना कोई नादरा ने जवाब दिया, नादरा ने कार्ड दबा के बैठ गया, ठीक है। और ना कोई और पेशरफ, तो हमें पता है, खैर सारी बात है, जिन्होंने हमला किया वो कैसे रिकॉर्ड देने देते। तो हम पर तो इल्ज़ाम लग गए कि हम लोग असाइलम लेने के लिए हमले करवा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमला किया उनको कोई उन पर पेशरफ नहीं हुई। उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक तकरीर की, जो प्रोटेस्ट हुआ मेरे पर हमले के ख़िलाफ़। हामिद मीर साहब ने भी इस हमले की मजम्मत की और उन्होंने हमलावरों को सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने जनरल रानी का जिक्र किया, जो सारी बात है हमारे तारीख़ का हिस्सा है। जनरल रानी कोई छुपा हुआ किरदार तो नहीं है। महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट में तमाम करतूत मौजूद है उनका उन्होंने जिक्र किया, ये सब कुछ उन्होंने कहा। उसका हुआ क्या रद्द-ए-अमल? ना तो उन्होंने एक प्राइवेट मुकाम पर एक तकरीर की प्रेस क्लब में, जो हमारी सहाफ़ी बरदरी का इदारा है, हमारा होम है, हमारा घर है, वो वहाँ पर उन्होंने तकरीर की। ना तो वो अपने चैनल का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, ना वो बतौर जियो न्यूज़ के एंकर वहाँ पे तकरीर कर रहे थे। वहाँ पे वो बतौर सहाफ़ी तकरीर कर रहे थे, जहाँ पे हम सारे बरदरी के तमाम चैनल्स के लोग वहाँ पे जमा थे। मीर साहब ने तकरीर की, इसका आउटकम क्या निकला? उनके चैनल ने उनको ऑफर कर दिया। अगर इस मुल्क में कोई सेंसरशिप नहीं तो फिर मीर साहब कैसे ऑफर हुए? अगर कोई गैर आलानिया हाथ, कोई पसे पर्दा, पसे चिलमन कोई नहीं मौजूद यहाँ पर इस मुल्क में, तो मीर साहब ने तो एक प्राइवेट जगह पर एक प्राइवेट अपना सहाफ़ी के तौर पर तकरीर की थी। अब आप देखिए, ना तो पैमरा उस तकरीर का कोई नोटिस लेता है, क्योंकि किसी टीवी चैनल पे तो वो एयर ही नहीं हुई। ना कोई और अदालत उस तकरीर का नोटिस लेती है, ना ही कोई और इदारे का किसी का कोई, जिसे कहते हैं पीआर डिपार्टमेंट होता है ना, कि वजारत, चले बिलफर्द हुकूमत का कहते हैं तो वजारत इतलात उसकी मजम्मत करती उस तकरीर की, या DGI SPR उसके ऊपर कोई मजम्मती बयान जारी करते तो पता चलता कि शायद किसी जगह पर रिजाइनमेंट पाई गई है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जियो ने ऑफर कर दिया मीर साहब को। अब देखिए 2 माह हो गए हैं, कोई जियो, कोई इदारा ये नहीं बता रहा कि हामिद मीर साहब क्यों ऑफ एयर हैं। किसी अदालत का हुक्म है, किसी सरकारी इदारे का हुक्म है, पैमरा का हुक्म है, किसका है कि मीर साहब ऑफ एयर हैं? लेकिन हामिद मीर साहब ऑफ एयर हैं। और ये सिर्फ जियो पर ऑफर नहीं है। अगर तुम कहना कि चलो ये कोई जियो ने खुद शायद डर के मारे हाथ खींच लिया मीर साहब के पीछे से कि हम फौरी तौर पर इनको ऑफर कर दें ताकि कोई रिप्रिकॉशंस ना आए इसके, और जब मामला कूल डाउन होंगे तो हम ऑन एयर ले आएंगे। मीर साहब को किसी चैनल पर नहीं बुलाया जा रहा, किसी अखबार में उनको लिखने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वो वाशिंगटन पोस्ट और वॉइस ऑफ जर्मनी में लिख रहे हैं। पाकिस्तानी तमाम मीडिया में उनको ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो फिर तो इसका मतलब है कि ये कोई पॉलिसी के तहत उनको ऑफर किसी ने करवाया है। ये सिर्फ जियो की हद तक का फैसला नहीं था, तमाम पाकिस्तानी मीडिया पर दबाव डाला गया। तो ये दबाव किसने डाला फिर बताइए ना।
क्यों नहीं बताते इस मुल्क? फिर कहते हैं इस मुल्क में तो सेंसरशिप ही नहीं है। ये जो सहाफ़ियों को मार पड़ती है, ये जो सहाफ़ी ऑफेयर हो जाते हैं, इनका आप नाम लें, इनके बारे में बात करें तो आप आलमी एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में। हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये ऑफर करता इनको कौन है, ये मारता कौन है। उनको पकड़े ना, आलमी एजेंडे का तो हिस्सा वो होंगे। लेकिन क्या करें, फवाद चौधरी साहब भी वज़ीर इत्तलात बन गए हैं। ठीक है, हर पोजीशन की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अभी मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने भी एक किताब लिखी, साबिक आर्मी चीफ हैं, कि इक़्तिदार की मजबूरियाँ, कुछ इस तरह का टाइटल है उनकी बुक का। तो यही इक़्तिदार की मजबूरियाँ होती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वज़ीर ख़ज़ाना है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब। 6 माह के लिए उनको तैनात किया गया जब तक वो मुंतखब नहीं होते, और उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि अक्टूबर में उनके 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं, तब तक उनको या कौमी असम्बली से मुंतखब करवाया जाएगा, या उनको जो प्रॉबली खाली हो जाएगी सेनेटर इसहाक डार की सीट, वो हुकूमत कोशिश कर रही है उनको डी सीट कर दे, कि उन्होंने हल्फ नहीं लिया है, कि उन्होंने उस पर आर्डिनेंस के तहत ले आए हुए हैं कि इतने हफ्तों में ज़रूर हल्फ लेना होता है। तो अगर वो डी सीट हो जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट करवा लेंगे, कुछ इस तरह का उनका। लेकिन अब शौकत तरीन साहब भी, मईशत की हालत तो आपके सामने है, लेकिन वो अपने दोस्तों को नवाजते जा रहे हैं। अब उन्होंने एक और तैनाती की है FBR में, एक कमेटी का चीफ बनाया उन्होंने अपने दोस्त अनीक खावर को। ये कई दहाइयों से उनके बहुत क्लोज दोस्त हैं शौकत तरीन साहब के, हैं बैंकिंग के बिजनेस से ही, अच्छा बैकग्राउंड होगा। बट द पॉइंट इज के वाई दोस्त ही क्यों? इससे पहले भी वो अपने एक दोस्त फाइक सादिक को तैनात कर चुके हैं बतौर कंसल्टेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये जो अब अनीक खावर साहब तैनात किए गए हैं, इनकी शर्त ये थी, ये काफ़ी अर्से से इनफॉर्मली काम कर रहे थे, शहबाज राना ने आज स्टोरी की हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, सॉरी FBR के साथ। लेकिन ये कहते थे, इनको फॉर्मल पोजीशन देने की कोशिश करते थे, ये कहते थे कि नहीं मैं सिर्फ शौकत तरीन को रिपोर्ट करने रहता हूँ। तो फिर शौकत तरीन साहब ने अब जो इनको पोजीशन दिया उसमें डायरेक्टली शौकत तरीन को रिपोर्ट करेंगे और देखेंगे FBR को। यानी कि बड़े, अब देखें ना, दोस्त दोस्त को रिपोर्ट कर रहा होगा तो फिर क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारी वजारत ख़ज़ाना में भी। लेकिन अब आते हैं असल खबर की तरफ। आपको पता है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा खिलाफ हुकूमत एक क्यूरेटिव रिव्यू में गई हुई है। हालांकि कोई पाकिस्तान में इसकी नज़ीर नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आपको पता है बहुत काबिल वकील हैं वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम। तो उन्होंने एक नई, जिसे कहते हैं ना, वो गिदर सिंगी निकाली है, और वो कह रहे हैं कि जी मैं एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल करता हूँ, चीफ जस्टिस उस पर 100 मोटो नोटिस लेके बेंच बना दे और वो उसको रिव्यू कर ले, उस फैसले को जो अभी आना है। ये हालात है। अब ऐसे में सबको मालूम है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ के खिलाफ क्या साजिश हो रही है, और उस क्यूरेटिव रिव्यू में भी कहा गया है कि फलां अखबार में एक आर्टिकल छपा, उसमें कहा गया 2 खत लिखे गए हैं जस्टिस कादी, 2 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस को कि वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ के रिव्यू बेंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, वो इंतहाई जिसे कहते हैं टांगा सी अखबारों में नामालूम कोई शख्स हैं जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा है, नामालूम कोई सहाफ़ती, उनका बैकग्राउंड हमें नहीं मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने ये आर्टिकल लिख के ये खबर प्लांट कर दी और हुकूमत ने ये खबर उठा के अपने क्यूरेटिव रिव्यू का हिस्सा बना दी, और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से उन खतों का रिकॉर्ड मांग लिया और उन खतों को और उन मुबैना खतों को और उस आर्टिकल की बुनियाद पर जजेस को बायस करार दे दिया, बेंच के जजेस को, उन पर इल्ज़ाम भी लगा दिया, उन पर कीचड़ भी उछाल दिया। ठीक है, जस्टिस ये बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ये सरंजाम दे रहे हैं करतूत, और किसके कंसेंट से दे रहे हैं? वज़ीर इमरान खान और सदर पाकिस्तान के कंसेंट से, और उसमें अपने मातहत FBR को भी पार्टी बना रहे हैं। FBR कह रहे नहीं वो हमें सुना नहीं गया। हुकूमत के मातहत FBR कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? ठीक है, और वज़ीर कानून साहब खुद हैं और सब कुछ। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक तैनाती हो रही है, वो तैनाती है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अब तैनात किए गए अगेन एक डेपुटेशनिस्ट, उनका नाम है जवाद पाल। इससे पहले भी जो ख्वाजा दाऊद थे डेपुटेशनिस्ट थे।
सुप्रीम कोर्ट के जो मुस्तकिल एम्प्लॉयज हैं उनमें बहुत रिजेंटमेंट है। उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा हक मारा जाता है हमेशा। ये बाहर से डेपुटेशनिस्ट ला के हमारे सर पे बिठा दिए जाते हैं, क्या हम लोग काम नहीं करते, हमारे पे एतमाद नहीं है तो फिर पूरा का पूरा इदारा ही डेपुटेशनिस्ट से भर दें। सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई एम्प्लॉय ही नहीं होना चाहिए, की बात समझ भी आती है। अब ये डेपुटेशनिस्ट करते क्या है, मतलब जरा ये कहते हैं कि ये मुखबरियां करते हैं उन एजेंसीज को जो सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करना रहती हैं, उन पॉलिटिशियंस को, पीएम हाउस को जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें करते हैं। अब ये जिस तरह 2 जजेस के खत लिखने वाली खबर कहां से बाहर आई होगी, अगर कोई खाता सा लिखा गया है वो इसी तरह किसी डेपुटेशनिस्ट ने उड़ाई होगी। ठीक, अब आप देखिए इनकी जवाद पाल साहब का बैकग्राउंड देखिए। ये 21वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, इनको 22वें ग्रेड के रजिस्ट्रार की पोजीशन दी जा रही है। ओब्लाइज ही किया जा रहा है, तो जिसने इनको ओब्लाइज करना है उसको ये भी जवाब में फिर करेंगे ओब्लाइज। और इनकी पोजीशन और देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है इमरान खान, उनके एडिशनल सेक्रेटरी हैं। यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान के बाद जो दूसरी पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर के रिपोर्ट करने वाली, वो इन्हीं जवाद पाल साहब की थी। मतलब इतनी क्लोज एसोसिएशन इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से थी। और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के एक आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है, जो फ्रिवलेस झूठे रेफरेंस दायर कर रहा है, जो एक जज और उनकी अहलिया के ऊपर, जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। खुद जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा आपने कोई भी जस्टिस काजी फैसला पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया और ना ही आज तक किसी ने लगाया है, वो इतने साफ शफाफ जज है। उनके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनके पालतू जो यूट्यूबर्स हैं 50-50 हज़ार रुपए वाले, जो सोशल मीडिया इनके अकाउंट्स हैं, वो जस्टिस काजी फैज ईसा पर कीचड़ उछालते हैं, करप्शन के झूठे इल्जाम लगाते हैं। उस प्राइम मिनिस्टर का एडिशनल सेक्रेटरी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात होने जा रहा है। मुझे हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी क्यों नहीं मौजूद चीफ जस्टिस और ये दीगर जज साहिबान इस चीज़ को देखते। अब आप देखिए कि फिर किस तरह से मामलात रुकेंगे, ये खबरें ली, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन फिर नहीं किया जाएगा जब इस तरह की तैनातियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर इतने काबिल लोग हैं, उनको उनके कोर्सेज करवाए जाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अगर एक सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा अपने अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सकता, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट खुद माजरत के साथ फिर अपनी अहलियत के ऊपर सवाल उठा रहा है। अपने अफसरान के कोर्सेज करवाएं, उनको भेजें, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोर्सेज करवाएं, उनको दूसरे FBR के साथ कोर्सेज करवाएं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भेज के उनको कोर्सेज करवाएं, उनकी वर्कशॉप्स उनको अटेंड करवाएं, उनको बाहर भिजवाएं, वो करके आएँ कोर्सेज, और उस हिसाब से आप उनको खुद प्रमोट करें, उनको इस पोजीशन तक लाएं और वो डिलीवर करेंगे। अब वो बहुत से लोग जो कहते हैं मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ काम करते हैं, कुछ सीनियर वकला हैं, कुछ बार कौंसल्स के सीनियर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि असल में ये डेपुटेशनिस्ट इसलिए लाए जाते हैं दूसरे इदारों से रजिस्ट्रार की पोजीशन पर, इस तरह की पोजीशंस पर, कि वो क्योंकि उनके बड़ा अच्छा एक DMG ग्रुप के अंदर या PSP अफसरान का एक पूरा अपना उनका एक वो ग्रुप होता है और उनकी बड़ी अच्छी नेटवर्किंग होती है। तो जब भी किसी मोज़ेज़ जज साहबान को कहीं जाना होता है या उनके फैमिली मेम्बरान को कहीं जाना होता है, तो ये बड़े अच्छे एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लगवा देते हैं। किसी के बच्चे को एडमिशन चाहिए, उसके बच्चे का फ़ौरन अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही करवा लेते हैं। बाकी कोई अगर और ज़ाती काम की कोई अरेंजमेंट हो तो ये फौरी तौर पर सारी अरेंजमेंट्स करवा लेते हैं, क्योंकि इनका जितना होता है वज़रा के लिए यही काम करते रहते हैं, तो ये इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जबकि हमारी नज़र में अगर ये वजह है जिसको हमें नहीं मालूम, तो ये फिर बड़ी आप एक इदारा पूरा अंडरमाइन हो रहा है इस तरह की तैनातियों से, डेपुटेशनिस्ट ला के। अब देखिए इनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, और इसी तरह जो रजिस्ट्रार लीगल हैं जो इनके अंडर होते हैं, 2 रजिस्ट्रार के अंडर, अब वो दोनों भी डेपुटेशनिस्ट हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जो इनका IT का महकमा है उसका सरबराह भी डेपुटेशनिस्ट है, अकाउंट्स में भी ये सब कुछ आगे पीछे भरे हुए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुस्तकिल अमला है उसका क्या कसूर है?
तो ये बड़ी अजीबोगरीब तैनाती और एक ऐसे वक्त में जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हाउस साजिश कर रहा है, ऐसे में उस प्राइम मिनिस्टर का एडिशनल सेक्रेटरी लेना का मतलब ये है कि फिर क्या क्या बातें प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं पहुंचेंगी, क्या क्या बातें फिर और जो लोग इन साजिशों में मुलव्वस हैं उन तक नहीं पहुंचेंगी। और एक ऐसे वक्त में जबकि वजीर कानून जो फरूक नसीम है उनके बारे में ज़राए बताते हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के ये कैलकुलेशंस देते हैं कि नहीं मकबूल बाकर साहब तो अप्रैल तक रिटायर हो जाएंगे, फलां जज फलां में रिटायर हो जाएगा, फलां जज फलां में रिटायर हो जाएगा, तो अगले साल तक 8 नए जज आ जाएंगे, 8 नए जज आ जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, फिर हम यूं रेफरेंस मूव करेंगे। मतलब जो हुकूमत और उसके बैकर्स एक एक जज की तैनाती पे नज़र रख के बैठे हों कि इस तरह के जजेस अगर एलिवेट होकर आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए साजिश को कामयाब बनाना मुबैना तौर पर आसान हो जाएगा। मतलब ये लोग कहते हैं, ठीक है, हालांकि हम नहीं समझते, हम तो अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर एतमाद रखते हैं, लेकिन ये लोग ये कैलकुलेशंस करके बैठे हुए हैं, तो क्या उनकी कैलकुलेशन में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन अहम नहीं होगी? की तरीन पोजीशन होती है ये, और वहां पर अगर उनका एडिशनल सेक्रेटरी पहुंच जाएगा तो उनके तो वारे न्यारे। तो बहरहाल ये बड़ी ही अहम तैनाती है, इसको हमें समझते हैं कि देखना चाहिए। अब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।